हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में आते हैं। और मैथ की कंप्लीट पेडोलॉजी, यदि आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो मैथ की पेडोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा यदि आपने मैथ की पेडोलॉजी पढ़ ली है ना। वो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में कम से कम काफी वीडियो मैथ की बनाकर डाल दी हैं, वो क्वेश्चंस वाली एमसीक्यूज, वो भी आप देख लेना। बहुत ही चुनिंदा और प्रीवियस क्वेश्चन उसको शामिल किया गया है। चलिए समय खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि देखिए, सबसे पहले गणित की जो अवधारणाएं यहाँ पर ली गई हैं, तो गणित की अवधारणाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है कि गणित कहता क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या वहां पर क्या आता है, आपको ABCD करके 4 ऑप्शन में वो पूछ लेता है और आप इसमें बार बार अटकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसा कि देखिए, टॉपिक वाइज है, वन लाइनर है, तो मैं रैपिडली पढ़ाऊंगा तेजी से। एग्जाम का जब समय होता है तो इतना समय नहीं होता कि आप केवल उस कॉन्सेप्ट को समझें, रटे ना। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। आपको पता होना चाहिए, गणन होता है गणित में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, इस थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक, अब गणित जो है स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित में क्या आता है? स्थान भी आता है और संख्या भी आता है। कई बार बच्चे ईवीएस पेडोलॉजी में स्थान सोचते हैं लेकिन मैथ में नहीं सोचते। देखिए, मैथ में भी अगर आप एक्स और वाई के निर्देशांक निकालेंगे तो स्थान की भी वैल्यू होती है गणित में। गणित मापतोल का विज्ञान है और परिमाण और दिशा का विज्ञान है। गणित किस तरह का विज्ञान है? सबसे पहले बात यह है कि गणित का साइंस से क्या अटैचमेंट है। जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी करते हैं उनके लिए तो विशेष हो जाता है ये सेशन अपने आप में। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। कैसा आगमन होता है इसमें किसी भी चीज का, और फिर प्रयोग होता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क के तर्क करने की आदत विकसित होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क तर्क करने लगता है, मस्तिष्क क्वेश्चन पूछने लगता है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसमें निष्कर्ष निकलता है और यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो देखिए इसमें से आ जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा सार है। अब हम बात करते हैं गणित की जो प्रकृति है। गणित की प्रकृति कहती क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गणित की प्रकृति में हम पेडोलॉजी को पढ़ते हैं। पेडोलॉजी को किस तरह को पढ़ते हैं कि हम ये पढ़ना चाहते हैं कि गणित में की प्रकृति में, जैसे कि आपसे वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कैसी नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए गणित की प्रकृति कैसी है, तभी तो आप बताएंगे कैसी नहीं है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतोल का ज्ञान किया जाता है। अमूर्त को मूर्त रूप दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, अमूर्त को मूर्त रूप दिया जाता है। साथ ही उनकी संख्या व्याख्या भी की जाती है, एक्सप्रेशन की जाती है मैथ में। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ डिपेंड बनता है बच्चा मैथ पढ़ने से। इसके अध्ययन में प्रत्येक ज्ञान या सूचक स्पष्ट होती है। इसका एक संभवतः, देखिए आपको पढ़ने में बोर लगेगा, इसलिए मैं आपको हर एक बात का मतलब साथ साथ में बताता रहूंगा ताकि आप उसको अपने दिनचर्या या अपने नैतिक जीवन से जोड़ सकें। वहां पर आपको फिर इसका आंसर देने में आसानी होगी एग्जाम में कि हाँ, ये बात हमको सर ने पढ़ाई थी। अब गणित की अपनी भाषा है। गणित की कैसी भाषा है? गणित की खुद एक भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत है, संकेत हैं, जैसे कि प्लस माइनस है, गुणा भाग है, बोर्ड मास के जो हमारे रूल है वो है। इसे गणित की भाषा का जन्म देते हैं। यही सब मिलकर गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। बच्चे में प्रशंसा करने का दृष्टिकोण आता है और उसके अंदर इस भावना के विकास होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध। देखिए, गणित को यथार्थ क्यों कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी चीज है। मैं खुद एक मैथ का भी टीचर हूं साथ के साथ, तो मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि गणित में कोई भी बात, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 4 में 2 का भाग दीजिए तो 2 आएगा। गणित कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता। गणित हमेशा सत्य बोलता है। गणित में पॉइंट मात्र भी गलती की संभावना नहीं है। गणित एक ऐसा है
अगर मैं आपसे कहूं इतिहास के बारे में, तो इतिहास का बखान करने वाले सब अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान हो जाएंगे, लेकिन 4 में 2 का भाग कैसे होगा, ये 2 ही आएगा। इसका बखान सब एक ही तरीके से कर सकते हैं। गणित सुस्पष्ट है, क्रमबद्ध है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट है, एक बार ग्रहण करने पर आसानी से भुलाया जा सकता है। अगर आपने इसको ग्रहण कर लिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको भूल भी जाएंगे। बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। देखिए गणित इसे पढ़ने में बिल्कुल आसानी आ रही होगी, मैथ की पेडोलॉजी में बारिश की तरह नंबर आते हैं अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ ले। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। देखा आगे वही बात कि गणित एक समान रहता है। इसकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों की संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन, सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक विभिन्न शाखाओं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अन्य विषयों में करते हैं। देखिए इससे हम क्या सीखे, गणित योग्यता विकसित करता है। गणित में संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालता है। गणित में भौतिक, रसायन, जीव, सारा साइंस, सब कुछ गणित का प्रयोग हर जगह होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित है, उपयुक्त है और स्पष्ट है। सबसे इंपोर्टेंट लाइन यहां पर यह है, गणित स्पष्ट है। इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली, और गणित संदेह की भावना को खत्म करता है ये वाली। ठीक, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि प्रगति और संगठन की आधारशिला भी है। प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर मानक संख्या निष्कर्ष इससे निकाले जाते हैं। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मतलब गणित का हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकें। अब बात आती है गणित पे तर्कपूर्ण सोच, लॉजिकल थिंकिंग क्या है मैथ की। देखिए मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी का जो बेसिक है, जो जिसे आप हकीकत में पेडोलॉजी कहते हैं, पूरी मैथ की पेडोलॉजी का निचोड़ दे दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, गारंटी है। फिर भी आप ना पढ़ पाए तो बड़ी ये जो है बड़ी वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। तो आपको ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बाद में पढ़ लीजिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में पढ़ लेना, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा जरूर। पिछली बार भी मैंने इसको पढ़ाया था, इस बार सीटेट के माध्यम से दोबारा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, पिछली बार यूपी टेट के बच्चों को यूपी टेट की पेडोलॉजी, यूपी टेट में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। यूपी टेट में मैथ आता है, ये नहीं आता। हाँ, मध्य प्रदेश टेट के लिए पढ़ाया था मैंने, तो वो इतना स्पष्ट नहीं था जो मैं यहां सीटेट में इसको क्लियर कर दूंगा। गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होता है। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित भौतिक शास्त्र, रसायन, नक्षत्र शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इन सब में प्रयोग होता है जी मैथ। अब गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में गणित के सीधे संबंध है। बैंकिंग, कंप्यूटर संगणन में, संगणन से ये गणित के सीधे संबंध बताया है। संगणक का मतलब है जोड़ घटाना और संगणक का मतलब है कंप्यूटर, है ना। अब यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित, कैलकुलेटर कहते हैं गणित। गणित में सभी प्रत्यक्ष सूत्र में यथार्थ होते हैं, जैसे 4 गुणा 4 बराबर 16 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली। गणित का ज्ञान अन्य विषयों पर अध्ययन में सहायक होता है। गणित सार्थक, मूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समुच्चय और संरचनाओं का अध्ययन है, इंपोर्टेंट लाइन है। गणित को अनिवार्य विषय बनाने का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो गणित को अपने आप में ही इंपोर्टेंट बना देती है? ठीक, तो मैं आपको बता दूं, यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान ना दिया जाए तो बच्चों में मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सीटेट में जो बच्चे मैथ नहीं पढ़कर जाते वो हमेशा 1 या 2-3 नंबर से फेल ही हो जाते हैं और बार बार वो यही प्रक्रिया करते हैं मैथ से बचने के लिए। इसमें अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता या कुशलता नहीं होती जो कि दूसरे विषयों को अध्ययन में योग्यता से अलग कर सके। ठीक, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावना पर नियंत्रण रखने में प्रशिक्षण मिलता है। कितनी इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान दें इस पर। गणित के माध्यम से ही छात्रों को नियमित क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गणित जो है विज्ञानों का भी विज्ञान है और कलाओं का कला है। ये थॉट किसने दी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये विचार किसने कहा कि गणित विज्ञानों का विज्ञान और कलाओं की कला है ना? ये किसी मनोवैज्ञानिक ने कही थी, किसने कही थी बताइए। अगला, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्यों है? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। पेडोलॉजी का एक एक टॉपिक यहां पर उठाकर लेकर आया हूं मैं आपको। देखिए क्यों महत्व है। क्योंकि गणित बौद्धिक मूल्यों पर इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है, इसमें प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, यूटिलिटेरियन डिसिप्लिनरी वैल्यू होती है, मोरल वैल्यू होती है, सोशल वैल्यू होती है, कल्चरल वैल्यू होती है, एस्थेटिक वैल्यू होती है, वोकेशनल वैल्यू होती है, साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है और साइंटिफिक एटीट्यूड या वैल्यू रिलेटेड वैल्यू होती है। इसमें प्रयोग, अनुशासन, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक, जीविकोपार्जन, मानववैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब होते हैं। गणित इंपोर्टेंट क्यों ना हो, इसलिए तो पेडोलॉजी रखी गई है 15 नंबर की, ताकि बच्चा ऐसा ना हो खाली क्वेश्चन करने आते हैं और कुछ आता ही ना हो। गणित शिक्षा में गणित का महत्व और उपयोगिता क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए ये क्वेश्चन आप वहां पर बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक इंपोर्टेंट लाइन है, वो मैं आपको पढ़वा देता हूं। वो लाइन ये है, गणित में स्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों का विकास करता है और चरित्र निर्माण में सहायक है। ये इंपोर्टेंट लाइन थी यहां से, है ना? गणित के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है किससे? दैनिक जीवन में महत्व देकर। क्रय विक्रय करते ही गुणा भाग, निश्चितता और आत्मनिर्भरता आती है। आर्थिक सामाजिक प्रगति में महत्व देता है गणित। आधुनिक युग विज्ञान का युग है और यहां पर क्या है, यहां पर गणित की जो महत्वता है वो अपने आप बढ़ जाती है। गणित का अंतरराष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि नए नियम, सिद्धांत और शोध कार्य में, विनिमय में, लेन देन में काम आता है। उपयोगात्मक महत्व भी है, क्योंकि आप इनको याद रखना, पूछ लेगा पेपर में, गणित का उपयोगात्मक महत्व क्या कहां है? तो उपयोगात्मक महत्व है दैनिक जीवन में क्रय विक्रय, माप तोल। पूछ लेगा गणित का प्रकृति के अध्ययन में क्या उपयोग है? तो अब आप सोचिए, प्रकृति के अध्ययन में आप सोचेंगे मैथ कैसे लगाएंगे? यंग ने कहा था, यंग मनोवैज्ञानिक थे यंग, उन्होंने कहा गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में ही भी निहित है। प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तन और विचरण है। गणित एक कलन है जो कि विचरण का अध्ययन करती है, इसी कारण कलन को प्रकृति का गणित भी कहते हैं, है ना? सूर्य, चंद्रमा, तारे निकालने और छिपने का समय, स्थिति और दिशा ज्ञान गणित विशेष उपयोगी सिद्ध हो जाता है। यदि आप बताएंगे कि सूरज पृथ्वी से इतने करोड़ किलोमीटर है, तो आपको वो जो किलोमीटर है वो अंकों में बताना पड़ेगा, बिना गणित के हो नहीं पाएगा। गणित का बौद्धिक महत्व क्या है, ये भी पेपर में आ जाता है। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हल करना, विचार करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, विवेचन करना, मानसिक क्रिया की आवश्यकता होती है। और ये सब गणित की जो भाग है वो मस्तिष्क क्रियाशील बनाते हैं। गणित की जो समस्या आपके सामने आती है उससे आपका दिमाग हल करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। अब पूछ लेगा अगला क्वेश्चन, नियमितता और विविधता की दृष्टि से गणित का क्या महत्व है? तो देखिए, विविधता की दृष्टि से शुद्ध परिणाम निकलता है और नियमित रूप से विविध और नए नए तरीके, नए नए पैटर्न और नियमों का हम इसमें यूज करते हैं। पूछ लेगा कि गणित में स्पष्टता और शुद्धता का क्या महत्व है? पेडोलॉजी में पूछेगा घुमा घुमा के क्वेश्चन, है ना? तो आप क्या कहेंगे? स्पष्टता शुद्धता की दृष्टि से क्या कहता है? गणित में छात्रों को शुद्धता का भी मान ज्ञात होता है। गणित में अनुमानों का कोई स्थान नहीं है। अनुमानों का काम चल सकता है, लेकिन अन्य विषय में आप अनुमानों से काम चला सकते हैं, परंतु गणित में अनुमान का कोई स्थान नहीं है। गणित को शुद्ध चाहिए सब चीज। गणित पाठ्यक्रम का निर्माण में क्या आवश्यक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो आप जब ये देखेंगे तो किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को रखना अनिवार्य होता है। बालकों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण करने की शक्ति, जिज्ञासा आदि को भी स्थान देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है? पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सहायता करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। हमारे सम्मुख कोई निश्चित यह नहीं जान सकते कि कोई विषय किन विषयों को ज्ञान और क्रिया के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे कोई क्रिया या निरर्थक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता कैसे करता है? तो गणित में कौन कौन सी क्रियाएं निरर्थक है, क्या काम नहीं करना है, इसलिए यह हमारे पाठ्यक्रम में महत्व देता है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, किस बात से पता लगता है? विद्यालयों में किन पाठ्य पुस्तकों का कितना ज्ञान, कितनी क्रिया, कितनी दक्षता का विकास किया जाए, ये बात मैथ ही तो बताता है। आप बताते हैं मेरी हिस्ट्री तो 60% हो गई। अब भैया 60% का क्या मतलब है? आप मैथ के हिसाब से बता रहे हैं 60% हो गई है।
तब समय और शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित हो जाने के पश्चात अध्यापक को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उसे क्या पढ़ाना है ना? एक सीमा निश्चित है। जैसे आपने देखा होगा करिकुलम आता है सीबीएसई बोर्ड स्कूल में, तो कि आपको प्राइमरी से कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपको हाफ कोर्स निपटा देना है और ईयरली से पहले आपको ये चैप्टर 12 चैप्टर है तो 6 हाफ ईयरली में और 6 आपके मेन एग्जाम में आएंगे। इस तरीके से बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को संतुष्ट करने की सहायता प्रदान करता है। मनुष्य एक प्राणी है जो संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसे कार्य का अनुभव करता है कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी है इसकी, है ना? तीनों बातों को ध्यान में रखने के लिए बच्चा उसे रुचि को बढ़ाता है। 3 बात कौन कौन सी है? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सहायक है, संयोजन क्रियाओं को बढ़ाने में सहायक है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणित आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सुविधा क्या करता है गणित? पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करने में मार्गदर्शन करता है। आप बताते हैं जैसे 5वां पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, ये पेज नंबर इतना है, पेज नंबर इतना, तो पाठ्य पुस्तक भी तैयार हुई आपकी। मूल्यांकन करने में आसानी। देखिए बिना नंबर के तो आप पता है कॉपी चेक होगी नहीं, तो मूल्यांकन जो है योग्यता का मूल्यांकन नहीं करना बच्चों का, बल्कि बच्चों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। विशेष स्तर पर विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है मैथ से। पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है? मैथ का जो पाठ्यक्रम है उसका विकास देखिए 1933 में अध्यापक की राष्ट्रीय परिषद 1933 में अध्यापक गणित का शिक्षा में स्थान इस टॉपिक पर बात चली। उसमें क्या क्या बताया गया, कौन कौन सी कठिनाई थी? उसमें बताया गया कि बच्चों इन बातों का ध्यान होना चाहिए बच्चे को। कौन कौन सा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संचय, है ना? आधारभूत प्रक्रिया, शब्दावली, किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान, दशमलव, है ना? इकाइयों का ज्ञान, जीवन में हल करने वाली गणनाओं का प्रयोग, पूर्ण संख्या, विभिन्न और दशमलव भिन्न, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत, ठोस, गोला। जो आपका सिलेबस है ना, ये पूरा 1940 में जो कमेटी गठन हुई थी उसने इन सबको इंपोर्टेंट माना, जो कि आज भी आपसे पूछा जाता है ना? बिल्कुल एक एक टॉपिक को आप ध्यान रखिए। पूरी पेडोलॉजी आपके यहाँ पर होगी इस सेशन में। गणित के अध्ययन द्वारा छात्रों की आवश्यकता की संतुष्टि होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन संबंधी, आर्थिक जीवन, सामाजिक, नागरिकता, सारा हर चीज हर जगह मैथ की जरूरत है। पाठ्यक्रम की रचना और निर्माण में क्या इसका सिद्धांत क्यों की क्या आवश्यकता है? परिस्थिति के बदलते स्वरूप को असर पड़ता है देखिए मैथ पर, है ना? और गणित सीखकर बालक दैनिक जीवन में समस्याओं को सामान्य रूप से स्वयं हल कर लेता है। अगर बच्चे देखिए मैथ सीखने से क्या आता है, बच्चा किसी भी काम को दूसरों के ऊपर नहीं टालता, वो खुद करता है। मनोरंजन पक्ष में भी पाठ्यक्रम को अछूता नहीं रखा है मैथ को। गणित का मनोरंजन में भी गणित जरूरी है। बालकों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा सबको बढ़ा देता है मैथ। देखिए जब आप मैथ का गुणगान पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे आज आप भगवान कृष्ण ने गीता में दिए हुए उपदेश पढ़ रहे हो, क्योंकि आज केवल मैथ ही मैथ चल रहा है। यही तो पेडोलॉजी है मैथ की। पेडोलॉजी की यही विशेषता है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। मुख्य सिद्धांत क्या है गणित के? बालक को शिक्षण का केंद्र मानना, उपयोगिता का सिद्धांत, उच्च शिक्षा का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, अध्यापकों की राय लेने का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग करना, गणित शिक्षण में उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत। अब पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मैथ का नहीं है? अब आप अगर ये पढ़ के नहीं जाओगे तो बताइए आप वहां पर कैसे टिक लगा कर आओगे? उपयोगिता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है इसके बिना बात आपकी चलेगी नहीं। उद्देश्यों को व्यवहारगत लिखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह उद्देश्यों की सहायता में अधिगम अनुभवों की विशेषता को निर्धारित किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित और विशिष्ट बनाता है। जो हम शिक्षण कराते हैं, अध्यापक के लिए शिक्षण व्यू की रचना तैयार करता है मैथ, है ना? जैसे आप चार्ट बनाते हैं इस तरीके से, ये काम करना है, ये नहीं करना है, कॉपी कैसे रखनी है, रजिस्टर मेंटेन, बच्चों का दृश्य सर्वे प्रोजेक्टर लगाकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स लगाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं और उनका है ना व्यवहारिक रूप में, अगर आप गणित के संज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखेंगे तो इसका श्रेय रॉबर्ट मेगर को जाता है। अब आप ये बात यहां से पढ़ के नहीं जाएंगे तो हम पेपर में कैसे लगाएंगे? आजकल एक नया फैशन चल रहा है कि एमसीक्यू पढ़ो किसी की भी वीडियो के और एमसीक्यू पढ़ के पेपर दिया और बाद में जब बेस पूछ लेता है तो बच्चा वहां पर अटक जाता है। ये गलत चीज है ना? मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन की रचना के लिए महत्व दिया है। अब देखिए मेगर ने किसको ध्यान दिया है? व्यवहारिक स्वरूप को दिया है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है। मेगर ने कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता ली और है ना उसने क्या करा? उसने लेखा चित्र को द्वारा युगपत समीकरण का हल, ज्ञान, बोध और ये सब इन चीजों की उन्होंने
प्रयोग करा। किसने करा? मेगर ने। उनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट मेगर। अगला है प्राप्त उद्देश्य क्या है? वो ज्ञान है। बालक युगपत समय, देखिए ये मेगर के कुछ टॉपिक है, इनका आप ध्यान दें। प्राप्त उद्देश्य क्या है? बोध कराना। प्राप्त उद्देश्य क्या है? किसका किसका? ये इसका है कि बालक युगपत समीकरणों को प्रत्यक्ष समर्पण कर सकें। बालक युगपत समीकरण को परिभाषा देंगे, इससे बच्चे के अंदर ज्ञान आएगा। बोध किससे आएगा? जब आप युगपत समीकरणों का उदाहरण देंगे और ग्राफ बनवाएंगे। ज्ञान का प्रयोग कैसे करोगे? जब आप समीकरणों से ग्राफ और समीकरणों को हल करोगे तब ज्ञान आएगा। गणित की परिषद का क्या है? गणित परिषद गणित सामग्री में रीढ़ की हड्डी का काम करता है और ये करके सीखने पर जोर देता है। गणित किस पर ध्यान देता है? गणित देता है करके सीखने पर। गणित परिषद के उद्देश्य क्या है? मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई भारत में? छात्रों की समस्या समाधान विधि के आधार पर गणितीय संबंधी अभिरुचि को विकसित करना, दृष्टिकोण विकसित करना, प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बच्चों को रचनात्मक बनाना, नवीनतम प्रगति में दैनिक जीवन के साथ जोड़ना, निरीक्षण करना बच्चों का, सूचना और क्रियाओं का विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय परिषद में परिषदों की सदस्यता प्राप्त करना ताकि हर लेवल पर भारत को एक विशेष आयाम दिया जा सके। संशोधन, देखिए शिक्षा के मूल्यांकन में प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम में संशोधन करना जरूरी होता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना जरूरी होता है, निर्देशन और उचित अवसर प्रदान करना जरूरी होता है, कार्य कुशलता और सफलता के मापन के लिए भी इसकी आवश्यकता यहां पर हो जाती है। अध्यापक की कार्य कुशलता और सफलता का माप करता है गणित। बालकों के व्यवहार और उनके संबंध में परिवर्तनों की जांच करता है मैथ। बालकों की दुर्बलता बताता है कि बच्चा किसी 10 नंबर का टेस्ट है, अगर बच्चा 1 नंबर लेकर आता है तो मैथ ये बताता है कि मैं 1 नंबर लाया हूं और मुझे अभी मेरे ऊपर और मेहनत करो। ये कौन बता रहा है? ये उसका नंबर बता रहा है बच्चे का। नवीनतम शिक्षा प्रणाली में विविध प्रणाली की खोज करना, प्रभाव और प्रभावशीलता का पता लगाना। प्रचलित प्रशिक्षण में है ना विधियां पाठ्यक्रम की जांच करके उनमें सुधार करना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों की व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी प्रदान करना, शिक्षण व्यूह रचना और सुधार का विकास करना, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना, इन सब चीजों पर मैथ पेडोलॉजी में ध्यान दिया जाता है। अगला आ जाता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब है मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और मूल्यांकन का महत्व क्या है मैथ के अंदर। ठीक, मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व इसलिए है मानसिक रुचि और बच्चे का दृष्टिकोण का पता लगाया जा सके। योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। छात्रों को व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन देने के लिए, अधिगमक प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार लाने के लिए। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर और मजबूत स्थिति का पता लगता है, कक्षा में उन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है, परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाता है ना। मूल्यांकन की प्राविधियां क्या है? इवेल्युएशन टेक्निक कौन कौन सी है मैथ के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं लिखित परीक्षा। बच्चे की आपने इसमें बताने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, प्रमाणित होता है। दूसरा है संचिका, अभिलेख रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे के। मौखिक परीक्षाएं लेते हैं, बच्चे का हम निरीक्षण करते हैं बार बार, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। बच्चों की हम प्रैक्टिकल लेते हैं बीच बीच में, है ना। इससे क्षेत्रफल, ऊंचाई और कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस टेस्ट देते हैं, प्रश्नावली लेते हैं बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। ये 7 तरीके हैं जिससे मैथ की पेडोलॉजी में इवैल्यूएशन होता है ना। ये अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। अब ये कहते हैं गणित शिक्षण में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। गणित का अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। गणित विज्ञानों का विज्ञान है, मैंने बताया, ज्ञात से अज्ञात की ओर है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। सूत्रों का अनुसरण कर रहे हैं निगमन पद्धति के द्वारा। मापतोल की इकाइयों का व्यावहारिक उपयोग है, अंतरराष्ट्रीय दशमलव प्रणाली का यूज करने के लिए। इन सब चीजों के लिए इसका गणित का प्रयोग होता है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले दशमलव प्रणाली का अंतरराष्ट्रीय मान दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गणना संबंधी दक्षता का विकास करना है, ये लाइन इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और कार्यों का एक समूह है जो प्रारूप में कक्षा के क्रियान्वित, ये नहीं है। हाँ, इकाई योजना के प्रवर्तक मॉरिसन है, ये लाइन इंपोर्टेंट है। मॉरिसन ने क्या दिया है? इन्होंने 5 पदीय फॉर्मूला दिया है। वो 5 पद कौन कौन से हैं? तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना करना, सामान्यकरण करना, अनुप्रयोग करना। ये 5 पदीय प्रणाली है, ये हर्बर्ट की है ना। और इकाई योजना यूनिट प्रोजेक्ट किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था।
अब पाठ योजना में कौन कौन से भाग आते हैं? शिक्षण क्रिया, विविध सहायक क्रिया, मूल्यांकन, छात्र क्रिया। कुछ बच्चे सोचते हैं सर पेडोलॉजी ये तो सीटेट में, सीडीपी में भी आती है। मेरे भाई सीडीपी में भी तो आधा मैथ का हिस्सा है, तो वो घुमा कर पूछा जाता है। अब आप कान किधर से ही पकड़ लीजिए, मैथ की पेडोलॉजी तो आपको पढ़ के ही जानी पड़ेगी। आपको खुद पढ़ने में लग रहा होगा सर कितनी इंपोर्टेंट है। शिक्षा के 3 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तो आप पहले से पढ़ते आए। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं में बनी संख्या को मिश्रित संख्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों ही आधारों पर रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया अर्थात मूल्यांकन द्वारा संपूर्ण व्यक्तिगत विकास को संभव किया जाता है बच्चे की। अभी मैथ की पेडोलॉजी की पूरा ध्यान से पढ़ें, इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं आगे और इंपोर्टेंट होता चला जाएगा सेशन हमारा। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन थे? मूल्यांकन आयाम के इवैल्यूएशन मेथड के प्रवर्तक थे बीएस ब्लूम, ये आपको पता होना चाहिए। मूल्यांकन की 4 विधियां कौन सी हैं? परीक्षा विधि, है ना, क्रम निर्धारक मान, अवलोकन करना और प्राप्तांक पत्र। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइन तो आप पढ़ के बेहोश हो गए होगे, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये तो आप शुरू से पढ़ते आए। रात को सोते में भी यह लाइन याद आती होगी आपको कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा प्रविधि में निम्न प्रकार की विशेषता ली जाती है: मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। जिन बालकों में सामान्य बालकों में कुछ अलग भिन्नता होती है, विशेषता है, उनमें उनके अंदर एक सामान्यता होती है। वो सामान्यता क्या है? उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। उन्हें कैसा बालक कहते हैं? उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक के प्रकार हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा, मंदबुद्धि और समस्या बल। जो बालक कक्षा में छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक कहते हैं। समस्या बालक उसे कहते हैं जिसके कारण वह समस्या बन जाता है ना, बच्चे के अंदर हमेशा समस्या रहती है। शारीरिक विकलांग का मतलब है अपाहिज, अंधा, बहरा, बोलने में यदि दिक्कत हो। अब ये वर्ड विकलांग न कहकर इसको हम क्या कहेंगे? दिव्यांग कहेंगे। सामाजिक दिव्यांग, लेकिन यहाँ शारीरिक दिव्यांग की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आवश्यकताओं को वंचित ऐसे बालक को वंचित। देखिए एक ही लाइन में कितना इंपोर्टेंट ये सेशन है, एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया है कि पिछड़ा बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन है, समस्या बालक कौन है। ऐसी वीडियो आपको कहां मिलेगी आप बताइए? एक ही सेशन में सारे मनोवैज्ञानिक। वे बालक जो समस्या बालकों को श्रेष्ठ देते हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं, जो असाधारण बुद्धि के होते हैं और दूसरे वो जो कला, गणित और संगीत में अभिनय रखते हैं। बुद्धि लब्धि 70 से कम हो तो मंदबुद्धि है, इससे ऊपर हो तो बच्चा 110 के आसपास निदानात्मक परीक्षा में ऊपर चला जाता है बच्चा। गॉड गिफ्ट बुद्धि है बच्चे की, याद करने की क्षमता। मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन सी है मैथ की? गणित के अध्यापन में देखिए सबसे पहले आ जाती है हमारी आगमन विधि, है ना। कौन कौन सी, देखिए कितना इंपोर्टेंट सेशन है। कौन कौन सी विधि है मैथ में? आगमन विधि है, निगमन है, अनुसंधान में है, संश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, प्रयोगशाला है, योजना है, समस्या है, व्याख्यान है, खेल विधि है। इन सबके प्रवर्तक की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इनके प्लेलिस्ट में याद करने की एक ट्रिक है, वो भी आपको याद हो जाएगी कि इनको याद कैसे करना है। जैसे प्रोजेक्ट जब आप टांगोगे तो आपको कील चाहिए, तो किल पैट्रिक ने दी थी प्रोजेक्ट विधि, है ना। इस तरीके से आपको ये चीजें मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के उपाय क्या हैं? उपचारात्मक शिक्षण के उपाय इतने इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इनका प्रयोग करते हैं, है ना। गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या है ये इंपोर्टेंट है। गणित शिक्षण के लक्ष्य हैं व्यावहारिक लक्ष्य को प्राप्त करना, रोजी रोटी कमाने में हेल्प करना, आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना, अनुसंधान में खोज निकालने में, अनुशासन में मौलिकता और समन्वय लाता है, सांस्कृतिक और नैतिक लक्ष्यों की ये पूर्ति करता है। इसलिए हमें ये मैथ जरूरी हो जाता है। ठीक, गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए इससे नवीनतम ज्ञान और खोजों को अवगत कराता है, इससे गुणों और योग्यताओं का विकास होता है, सौंदर्य आनंद की अनुभूति होती है, सूझबूझ, रुचि और कला को सुसज्जित करता है मैथ। और परिजनों और योजना विधि, जॉन ड्यूबी ने क्या कहा था? जॉन ड्यूबी ने योजना विधि को बनाया, लेकिन इस विधि के जन्मजाता किलपैट्रिक है। योजना विधि मैंने आपको पहले बताई थी। किलपैट्रिक के अनुसार योजना सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली संपूर्ण उद्देश्य कार्य है। जो भी हमारे वातावरण में संपन्न होने वाली क्रिया है। स्टीवेंसन ने क्या कहा? स्टीवेंसन ने कहा, देखिए मैंने आपसे कहा था आगे जितना जाएंगे वीडियो उतनी इंपोर्टेंट हो जाएगी। स्टीवेंसन ने कहा परियोजना किसी समस्या को स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाने वाला कार्य है। ये पेपर में आती है, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी?
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिए इनको। योजना के प्रकार क्या है? योजना दो तरह की होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक, है ना। व्यक्तिगत योजना जो आप खुद बनाते हैं, सामाजिक जो आप समाज के लिए बनाते हैं। योजना पद्धति के सोपान कौन कौन से हैं? इसके 6 सोपान है योजना विधि के। पहले कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, योजना का चुनाव और उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है, कार्यक्रम और क्रियात्मक रूप दिया जाता है, कार्य का मूल्यांकन और कार्य का लेखा जोखा, ये सब इसमें आते हैं। योजना विधि के गुण क्या है ना। योजना विधि का मनोविज्ञान के सिद्धांत पर सोचना, निर्णय लेना, ये सब चीजें बच्चे के अंदर आती हैं। समस्या विद्यार्थियों को जो छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार उस समस्या को वो हल कर सकें और कार्यों को वो कर सकें। योजना विधि में बालकों में आत्म अनुशासन आता है, जीवन में वो बहुत उपयोगी होता है। रट्टा लगातार करने के बजाय समस्या को हल करने पर बल दिया जाता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, प्रेम और आपसी सहयोग, इसके अलावा और आपको क्या चाहिए मैथ से, है ना। अब मैथ का सिरेंज निकालकर मैथ का खून तो निकालना मत। भावना का विकास होता है किसी भी, है ना। योजना विधि का के दोष क्या है? योजना विधि के दोष ये हैं, बहुत खर्चीली है, समय धन पैसा खर्च होता है। प्रत्येक स्कूल में ऐसी विधि चलाना मुश्किल है कि हर चीज का प्रोजेक्ट बनाकर उसकी तैयारी करी जा सके, ऐसा हर जगह नहीं होता, है ना। तुम्हें पता है प्राइवेट स्कूलों में तो लूट इसी बात की होती है, बच्चों को एक्टिविटी देते रहते हैं, आज ये लेकर आना, आज वो लेकर आना, कल वो लेकर आना। योजना विधि, लेकिन इससे बच्चे सीखते हैं, ये बात फैक्ट है। दुर्भाग्यता की बात यह है कि ऐसे अध्यापक पाना कठिन है जो ठीक रूप से योजना विधि का प्रयोग कर सकें, ये बात भी फैक्ट है भाई, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इन कामों को करेंगे। गणितीय शिक्षण में समस्याएं क्या है? ये समस्या ये है, गणितीय ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाई होना, ओके, और गणित के प्रति रुचि और उचित दृष्टिकोण में अभाव देना, उदासीन वातावरण को बनाना, ये सब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब परिवार में निम्न सामाजिक आर्थिक, है ना, और के स्तर पर बल देना, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, सही दिशा में निर्देश आपको मिलते हैं। घरेलू झगड़ों में भी देखिए मैथ हर चीज में काम आ रहा है। त्रुटि का कारण क्या है? गणित सीखने में त्रुटि क्यों होती है? मानसिक विकास पर ध्यान न देना, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान न देना। सोचा इतनी लंबी वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है, देखेंगे कैसे हम कैसे फेल होते हैं, है ना। अपने खुद को ही चैलेंज देने लग जाओ। बालकों की तत्परता और एकाग्रता का अभाव, आपके अंदर एकाग्रता नहीं होती, नकारात्मक दृष्टिकोण भरा रहता है, शीघ्र निर्णय ले लेते हो, करें या ना करें, कल्पना स्मरण शक्ति, आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सोच विचार न करके जल्दी निर्णय लेने की क्षमता जो है, यही गलत है। समस्या को विशेष संश्लेषण करने की योग्यता की कमी, बालकों की गणित के प्रति जागरूकता का अभाव, दिए गए कार्य को समय पर पूरा ना करना, कुशलताओं का अभाव और आत्मनिर्भरता का अभाव, ये सब गणित शिक्षण में विद्यालय में समस्या क्या है? आजकल अधिकांश विद्यार्थी गणित विषय में उतने निपुण नहीं है जितने उनसे आशा की जाए। इसका क्या कारण है? पाठ्यक्रम की संरचना बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन अब ये 2023 में जो एनसीएफ आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया है, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है ना। और हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी, पाठ्यक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम पर भी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया, अगर आप ध्यान दें तो। व्यक्तिगत भेदों की ज्ञान की समस्या, हालांकि पहले भी अलग अलग सरकारों में इस पर जोर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ सुधार है। हम हिस्ट्री में आपने देखा हो तो हम ज्यादातर बाहर के आक्रमणकर्ताओं को पढ़ रहे हैं, हम अपने यहाँ के लोगों को पढ़ते ही नहीं है, अपने इतिहास को जानने का प्रयास हम नहीं करते, यही हम पीछे हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता के, है ना, प्राथमिक स्तर पर गणितीय की नींव कमजोर करना, छात्रों की शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक, उस पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे का विकास होगा। अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना अध्यापक को, है ना। गणितीय शिक्षण में शिक्षण की विधि का, अभ्यास में उचित विभाजन की व्यवस्था का ना होना, मतलब आपको पता होना चाहिए किस समय क्या टॉपिक पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाया था। गणितीय शिक्षण में समय और अवधि का अभाव, शिक्षक का जो व्यवहार है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जब तो बच्चा सीखेगा। ये गणित पढ़ने के दोष पढ़ा रहा हूं मैं आपको। गणितीय शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना, बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाता कि उसको अच्छा एटमोस्फेयर नहीं मिल पाता। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण ये है कि आप बच्चे को जो परेशानियां आ रही हैं उनको सॉल्व करिए। क्या क्या समस्या है बच्चे को, तत्वों को जानना, उपचारात्मक देना, समूह चर्चा करना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देशन करना। छात्र और शिक्षक दोनों के लिए लाभदायक होता है कि वो स्पष्ट नहीं समझते, इसलिए उनको विधि पर परिवर्तन लाना चाहिए। कक्षा में गणित में पिछड़े बालकों को पहचानो, उनके अंदर सुधार करो, है ना, परिवर्तन लाओ, थोड़ा सा छात्रों के लिए उपयोगी हो ऐसा।
छात्रों की कमियों को जानने और उनके मूल्यांकन प्रक्रिया पर उनका सहयोग करिए। ये सब आपके पेपर में घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, इसलिए आराम से ध्यान से पढ़ना। मैं थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हमारी। विद्यालयों में उपचार हेतु निम्न व्यवस्था करनी चाहिए। क्या क्या करनी चाहिए? छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गणित के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्हें छात्रों की अधिक कमजोर लगता है उनके लिए उनके साथ बात करो, छात्रों की कमजोरी दूर करो कि भाई तुम्हें मैथ क्यों जरूरी है और धीरे धीरे उस मैथ को सॉल्व करिए। छात्रों की कमजोरी को दूर करके उन्हें दोहराओ, कमजोरी की पहचान, ताकि पहचान हो जाए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट दो, छोटी छोटी समस्या दो, बच्चा समझ जाए इन बातों को, ताकि अगर कोई कमजोरी फिर भी रह गई हो तो उस कमजोरी को आप दूर करने का प्रयास करो। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।